एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ईवीएम के खिलाफ विपक्ष की राजनीति को कमजोर किया और शायद यही वजह थी कि इसके बाद विपक्ष की राजनीति और उसका मुद्दा पूरी तरह से अब बदल गया है। आज ईवीएम का मुद्दा बुरी तरह से पिटने के बाद विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर आया है और वो मुद्दा है भारत में चुनावों की चोरी हो रही है। और आज संसद में इस पर खूब हंगामा हुआ है। आज भी विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्यवाही से पहले विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस रिवीजन का नाम है एसआईआर, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी कहते हैं। सरल भाषा में कहे तो ये चुनावों से पहले की वो प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को सुधारा जाता है। जो फर्जी वोटर है या डुप्लीकेट वोटर है या जो घुसपैठिए और बिहार में आकर वहां के वोटर बन गए हैं, ऐसे वोटर्स की इस रिवीजन से पहचान होती है और पूरी प्रक्रिया के बाद उनके नाम को मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। लेकिन अभी विपक्षी नेता इसे चुनाव की चोरी बता रहे हैं और इस पर काफी विवाद हो रहा है। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। यहाँ वहाँ का ऑपोजिशन मिलाकर कांग्रेस के फ्रेंड्स हैं जो ये सब अच्छा करने वाले हैं, इसलिए घबरा के इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है और अभी तरह तरह के विंडो लेकर सामने आ रहे हैं जिसका कोई विशेष मायने नहीं है। इसलिए कहा कि अगर इसी तरह चुनाव करवाना है, बेईमानी से ही चुनाव करवाना है, तो इससे अच्छा चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें। ये ख्याल आता है, कभी कभी उनके दिल में यह ख्याल आता है, अभी उसको 100% नहीं कह सकते। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है और जिस तरह से वो धांधली कर रहे हैं, जिस तरह से जेन्युइन वोटर लिस्टों से नाम हटाया जा रहा है, उसके बाद तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। इस राजनीति को अगर कोई नाम देना हो तो वो होगा सिरदर्द। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसे आप अगले कुछ मिनटों में खुद समझ जाएंगे। राजनीतिक रूप से बिहार को एक गेम चेंजर स्टेट माना जाता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें बिहार में हैं। देश की लगभग 9% आबादी अकेले बिहार में रहती है। इसके अलावा बिहार के 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगी हुई है। और पिछले कुछ सालों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार पर केंद्रित है। पिछले 10 सालों में बिहार में 5 बार सरकार बदली, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार नहीं बदला। हर बार नीतीश कुमार बिल्कुल सही जगह होते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। लेकिन इस बार स्थिति बहुत स्पष्ट है। केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि अब मुकाबला आर पार का है, या तो नीतीश कुमार रहेंगे या नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन इस राजनीतिक संघर्ष में चुनाव आयोग बुरी तरह फंस गया है। फंसने की वजह यही है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिवीजन करा रहा है, जिसे विपक्ष चुनाव की चोरी बता रहा है। हमारे देश में अब तक 2 तरह के रिवीजन होते हैं। एक को कहते थे समरी रिवीजन और दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव रिवीजन। इन दोनों रिवीजन्स में वोटर्स के बैकग्राउंड की जांच होती थी, लेकिन इस बार बिहार में जो रिवीजन हो रहा है वो इनसे अलग है। चुनाव आयोग को लगता है कि बिहार की वोटर लिस्ट में कई गलतियां हो सकती हैं और सही वोटर ही चुनाव में बिहार की नई सरकार को चुनकर लाए। इसके लिए डोर टू डोर जांच हो रही है। चुनाव आयोग ने 1 लाख बूथ लेवल ऑफिसर, 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की तरफ से जाते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों की तरफ से, और करीब 1 लाख स्वयं सेवकों को यानी वॉलंटियर्स के साथ सभी मतदाताओं की पृष्ठभूमि जांचने का फैसला किया। इनमें भी मुख्य जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर्स की है, जिन्हें बीएलओ कहते हैं। आपके शहर, इलाके, गांव में जो सरकारी टीचर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पटवारी हैं, ग्राम सचिव हैं, क्लर्क हैं और स्थानीय निकाय कर्मचारी हैं, उन्हें ही बीएलओ कहा जाता है। वो बीएलओ बनाए जाते हैं। यही बीएलओ इस वक्त बिहार की वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहे हैं। ये लोगों के घर जाते हैं, उन्हें एक फॉर्म देते हैं, ये चेक करते हैं कि उन्होंने जिस पते पर अपना मतदान दर्ज करवाया है वो पता और उनकी जानकारी सही है या फिर नहीं है। वेरिफिकेशन। चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर्स ने 2003 के आखिरी रिवीजन में अपना सत्यापन कराया था
उन्हें इस बार अपने पहचान पत्र से जुड़े कागज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग 2003 के बाद बिहार के वोटर्स बने, उन्हें कागज दिखाने होंगे और एक फॉर्म भर के ये बताना होगा कि वो बिहार के ही मतदाता हैं और उनके बारे में सभी जानकारियां सही है। यहां जरूरी बात यह है कि यह सत्यापन सभी तरह के पहचान पत्र से नहीं हो रहा है। इसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, यहां तक कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो भी इस वेरिफिकेशन के लिए मान्य नहीं है। 2003 के बाद वोटर बने लोगों का तभी सत्यापन हो रहा है जब वो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉलेज की डिग्री या मार्कशीट, स्कूल का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जमा करा रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि ऐसे दस्तावेज मांगकर चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता चेक कर रहा है और ये संविधान के खिलाफ। अब वो उसने चुनावों के बहिष्कार की भी धमकी दे दी है और ये धमकी भी ऐसे वक्त में आई है जब इस रिवीजन का 98% काम पूरा हो गया है। सिर्फ 2% वोटर्स ऐसे हैं जिनकी जानकारी चुनाव आयोग तक अभी पहुंचनी बाकी है। बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,89,00,000 है। ये ब्रिटेन जैसे देश की कुल आबादी से भी 1 करोड़ ज्यादा है। ब्रिटेन की आबादी से लगभग 1 करोड़ ज्यादा। इनमें भी 7,17,00,000 लोगों के फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुके हैं और कुल 71 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। इनमें 20 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 28 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो हमेशा के लिए पलायन कर चुके हैं। 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज्यादा पते पर वोटर आईडी कार्ड बनवाकर 1 लाख वोटर्स से ज्यादा आयोग का कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स का कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, वो कहां है। और 15 लाख लोगों ने अब तक अपने फॉर्म चुनाव आयोग को भेजे नहीं है, तो कुछ दिन का इंतजार है। कई नेता ये कह रहे हैं कि 71 लाख वोटर्स को इस रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जो 71 लाख वोटर्स रिवीजन की प्रक्रिया में बाहर होंगे, उनके पास ये पूरा मौका होगा, वो चुनाव आयोग में अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 अगस्त से 1 सितंबर, अभी तो 1 अगस्त तक पूरा टाइम है, सबको जो फॉर्म बचे हुए सब आने हैं, लेकिन 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 30 दिन के बीच इन वोटर्स के पास आपत्ति जताने, कोई भी कंप्लेंट है, आपत्ति जताने का अधिकार होगा। और इस दौरान राजनीतिक पार्टियां भी नई वोटर्स लिस्ट में खामियां होने पर ऐतराज जता पाएंगी। 1 महीना टाइम तमाम बीएलएस जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक पार्टियों की है उनके पास भी वक्त हो। और सोचिए इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। अगर आप इस पूरे मामले को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको ये समझ जाएंगे कि विपक्ष आरोप तो चुनाव चुराने का लगा रहा है, लेकिन हकीकत में उसकी चिंता कुछ और है। असल में जब इस तरह के रिवीजन होते हैं तो इन रिवीजन्स को करने वाले सरकारी शिक्षक, आशा वर्कर और बाकी लोग स्थानीय ही होते हैं। ऐसी स्थिति में यह आशंका बढ़ जाती है कि क्या ये लोग अपना काम सही से करेंगे और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाति, धर्म या आपसी विवाद में किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में ना डाला जाए। उदाहरण के लिए बिहार में कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां फॉर्म में ये लिख दिया गया कि वोटर अपने पते पर नहीं मिला, जबकि उन वोटर्स का कहना था कि उनके घर तो कोई आया ही नहीं। दूसरी समस्या, भारत में आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड को बनवा लेते हैं, लेकिन वो जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे दस्तावेज जो कि बहुत जरूरी है कभी संभाल कर नहीं रखते। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था के मुताबिक 20 साल पहले 60% बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बनवाया जाता और बाद में इसके लिए इतने धक्के खाने होते थे कि लोग उम्मीद ही छोड़ देते थे और सोचते कि कौन एक सर्टिफिकेट के लिए अपनी चप्पल घिसवाए, छोड़िए। लेकिन क्या आपको पता है भारत में बांग्लादेश, म्यांमार से जो घुसपैठिए आए उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और अब ये भारत के लिए असली नागरिकों और वोटर्स के बीच घुल मिल गए हैं, जिनकी पहचान करो तो हंगामा होता है और ना करो तो ये देश में अपनी जड़ें जमाने लग जाते हैं। अगर ये रिवीजन किसी और देश में होता तो शायद वहां इस रिवीजन को कराने के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की जाती। लोग कहते कि असली लोकतंत्र के लिए सही वोटर्स की पहचान जरूरी है और इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो रहा है। इस मामले में तो उल्टा ये कहा जा रहा है कि सही वोटर्स की पहचान करने से लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि मतदाता सूची से जितने वोटर्स हटाए जाएंगे वो वोटर्स विपक्षी दलों के होंगे और इनमें भी खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स के नामों को हटाया जाएगा, ये उनकी आशंका है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल ये कि विपक्ष को लोकतंत्र की चिंता है या अपने वोट बैंक की।
यहां आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि विपक्षी पार्टियों को शायद वोटर्स से ज्यादा वोट्स की चिंता हो रही है। सोचिए, अगर फर्जी दस्तावेज दे दिए, कोई पकड़ा गया तो उसको जेल तक की सजा हो सकती है विदेशों में। लेकिन हमारे देश में तो नेता फर्जी वोटर्स के लिए चुनाव का बहिष्कार तक करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये बहिष्कार इतना भी आसान नहीं है। अब तक का इतिहास बताता है कि ऐसे राजनीतिक बहिष्कार चुनावों को स्थगित कराने या टालने में असफल रहते और बहिष्कार करने वाली पार्टियों को कुछ मिलता नहीं है। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस वक्त पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने थे और अकाली दल को लगता था कि ये चुनाव कांग्रेस निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दे रही है और इसी के विरोध में अकाली दल ने इन चुनावों का बहिष्कार कर दिया था। और इस बहिष्कार से ये चुनाव रुके नहीं थे। चुनाव तब भी हुए थे और कांग्रेस ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। और अब बिहार में भी विपक्ष इतनी बड़ी गलती दोहराने की बात कह रहा है। आज देश को यह भी देखना होगा कि भारत के विपक्षी नेताओं को बहिष्कार से इतना प्यार क्यों। भाई उपयुक्त समय है, हो सकता है, इसलिए किया गया है। और अभी तो ये देश भर में होगा, सारे राज्यों में ये होगा। बाकी राज्यों में समय था, बिहार में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियां ऐसी थी कि तुरंत चुनाव बिहार में आ गया, तो सबसे पहले बिहार में ये हो रहा है। आज जब हमारे देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, तब हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। 1958 से 1967 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे के सुंदरम को कांग्रेस ने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1982 से 85 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को राजीव गांधी की सरकार में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बी.एस. रमा देवी को 1997 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. सेशन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। 96 से 2001 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एस.एस. गिल को भी कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया और वो यूपीए की सरकार में खेल मंत्री रहे। और आखिर में 2001 से 2004 के बीच भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो को भी इस तरह के पदों पर नियुक्त किया गया। लेकिन आज यही कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। इस समझौते से ब्रिटेन में नई नौकरियां पैदा होंगी। इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एरोस्पेस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के कर्मियों के लिए यह वरदान साबित होगा। खुद ब्रिटेन मान रहा है कि भारत के साथ एफटीए होने से ब्रिटिश युवाओं के हाथ में पैसा आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एफटीए से भारत ब्रिटेन की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। प्रधानमंत्री जब इस समझौते के बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने क्रिकेट का खास जिक्र किस तरह से किया, जरा वो भी सुनिए। जब भारत और यूके मिले और वह भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तो क्रिकेट का उल्लेख तो करना ही पड़ता है। फॉर बोथ ऑफ अस, क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ गेम बट अ पैशन and also a great metaphor for our partnership. There may be a swing and a miss at times, but we always play with a straight bat. We are committed to building high-scoring, solid partnership. आज संपन्न हुए समझौते और विजन 2035 इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। तो चलिए, ट्रेड का मैदान सज चुका है। क्रिकेट के लफ्जों में प्रधानमंत्री 2 दिनों के लिए ब्रिटेन के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे और वो वहां से जाएंगे मालदीव्स। बीते दिन अगर आपको याद हो, मालदीव्स पर हमने पूरा आपको बताया था कि किस तरह से परिस्थितियां वहां बदली हैं। लेकिन मालदीव्स निकलने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यूके के साथ न सिर्फ व्यापार संबंधों को रीसेट कर रहे हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच नए दौर के संबंध स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में साफ कहा कि यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। बीते 1 साल में मोदी और स्टार्मर के बीच ये तीसरी मुलाकात है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बीते 11 वर्षों में ब्रिटेन की 4थी आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान बकिंघमशायर, जिसे गली क्रिकेट का हब कहा जाता है, वहां प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यंग क्रिकेटर्स के साथ कुछ वक्त बिताया।
यानी प्रधानमंत्री मोदी की नजर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी मुलाकात हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए, हाथ मिलाते हुए। अब आप ये समझिए कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से क्या बदलेगा। इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसमें दो या उससे ज्यादा देश ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो व्यापार करेंगे उस पर कम से कम या ना के बराबर टैक्स और टैरिफ लगाया जाएगा। और इस समझौते में भी यही तय हुआ है, इसीलिए नाम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसके तहत भारत में निर्यात होने वाले 99% सामान और सेवाओं पर 0 टैक्स लगेगा, जिसे ड्यूटी फ्री ट्रेड कहेंगे। स्कॉटलैंड होता है। 2024 में भारत ने इसकी 19 करोड़ 20 लाख बोतल शराब खरीदी थी, लेकिन अब इस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से भारत में स्कॉच विस्की का आयात बढ़ सकता है और ये कम कीमत पर भारत में उपलब्ध हो सकती है। यह अग्रीमेंट भारत के अलग अलग सेक्टर्स को नई ताकत भी देगा। पहले टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग पर ब्रिटेन 12% टैक्स लगाता था, लेकिन अब से भारत के कपड़ों पर ब्रिटेन में 1 रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री, जिससे भारत अब बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से प्रतियोगिता में आगे निकलेगा और भारत में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लेदर और जूते चप्पल के उद्योग पर पहले ब्रिटेन में 16% टैक्स लगता था, लेकिन अब कोई टैक्स नहीं। इससे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के लेदर और जूते चप्पल उद्योग को बहुत बड़ा फायदा और जंप मिलेगा। इसी तरह भारत के गहने, फर्नीचर, खेल से जुड़े सामान, जिन पर पहले ब्रिटेन 4% टैक्स लगाता था, लेकिन अब यह टैक्स भी 0 हो गया है। इससे भी भारत के कारीगरों और छोटे उद्योगों को बहुत फायदा होगा आने वाले वक्त में। भारत के प्रोसेस्ड फूड, जिन पर ब्रिटेन पहले 70% टैक्स लगाता था, 70%, लेकिन अब 99.7% प्रोसेस्ड फूड पर 0 टैक्स। इससे भारत के पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, रेडी टू ईट आइटम्स की ब्रिटेन में मांग बढ़ेगी और भारत को यहां भी बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा ब्रिटेन मछली, मीट, डेयरी पर 20% तक टैक्स था। चाय, कॉफी हो, मसाले, फल, अनाज, तेल, ऐसे सामानों पर भी 10 से 20% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब ये टैक्स खत्म हो जाएगा और भारत ब्रिटेन में जो प्लास्टिक, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का निर्यात करेगा, उन पर भारत की कंपनियों का कोई टैक्स अब भारत की कंपनियों को देना ही नहीं होगा। फ्री ट्रेड, 0 टैक्स। चीन का ब्रिटेन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसीलिए भारत के पास ये जबरदस्त मौका है कि वो चीन या दूसरे देशों के मुकाबले सस्ता सामान ब्रिटेन में जाकर बेच सकता है। इससे भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारत के जिस कपड़ा उद्योग में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। 23-24 में, साल 2023-24 में भारत और ब्रिटेन के बीच 4,74,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 10,33,000 करोड़ रुपए हो सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के सामान और सेवाओं पर भारत का औसत टैरिफ 15% से 3% पर आ सकता है और भारत में ब्रिटेन की गाड़ियां और दूसरा सामान सस्ती हो सकती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि स्कॉच विस्की पर कितना टैक्स लगता था, आप जानते हैं, 150% से 75% हो सकता है। गाड़ियों पर भी 100% की इंपोर्ट ड्यूटी भी कोटा सिस्टम के तहत 10% हो सकती है। इसे ऐसे समझिए कि भारत एक कोटा तय करेगा और ब्रिटेन को यह बताएगा कि वहां से निर्यात होने वाली कितनी गाड़ियों पर 10% टैक्स लगेगा, कितनी गाड़ियों पर पुराना वाला टैक्स लगेगा। यह कोटा भी इसलिए लगाया गया है ताकि भारत में गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों पर ज्यादा असर ना हो, उनके लिए बड़ा सेटबैक ना हो। लेकिन उससे पहले युद्ध वाली ये रिपोर्ट। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव की 2 बड़ी वजह है। पहली है लैंडमाइंस और दूसरी है हिंदू धर्म से जुड़ा एक प्राचीन मंदिर। दोनों वजहों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में आप देखिए लैंडमाइंस बिछी हुई हैं। करीब 30 साल पहले घुसपैठ को रोकने के लिए, यानी सुरक्षा के मद्देनजर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए ये लैंडमाइंस बिछा दी गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत दोनों देश पिछले कई वर्षों से लैंडमाइंस हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में ये लैंडमाइंस मौजूद है। जिस दौर में लैंडमाइंस बिछाई गई थी, उस वक्त कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। इनमें दोनों देशों की बॉर्डर क्रॉसिंग्स और कंबोडिया में मौजूद एक प्राचीन हिंदू मंदिर प्राविहर का क्षेत्र था। दिखाते हैं आपको प्राविहर मंदिर। प्राविहर मंदिर कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर मौजूद एक प्राचीन शिव मंदिर है।
यही है वो मंदिर जिसकी तस्वीरें हैं, उसी मंदिर को आप इस वक्त देख रहे हैं। इसी वजह से दोनों देशों ने आपसी सहमति से दो बातें तय की। पहली ये कि प्राविहर जो मंदिर है उसमें दोनों देशों के लोग आ जा सकते हैं, और दूसरा ये कि मंदिर क्षेत्र के आसपास लैंडमाइंस नहीं बिछाई जाएंगी क्योंकि ये धर्म स्थल है। आज जो जंग शुरू हुई उसकी कहानी 16 जुलाई को लिखी गई थी। 16 जुलाई को प्राविहर मंदिर के पास एक लैंडमाइन विस्फोट हुआ जिसमें 23 थाई सैनिक घायल हो गए। अब ये वो इलाका था जहां पर लैंडमाइंस नहीं रहती हैं, तो सैनिक भी वहां आराम से घूमते थे, लेकिन वहीं पर यह विस्फोट किया गया और सैनिक मारे गए। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया ने जानबूझकर इस इलाके में नई लैंडमाइंस बिछाई थी ताकि थाईलैंड के लोग इस मंदिर में आ ना पाए। हालांकि कंबोडिया ने नई लैंडमाइंस बिछाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे थाईलैंड की साजिश बताया। कंबोडिया का कहना है कि थाईलैंड प्राविहर मंदिर क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस प्राविहर मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग छिड़ी है वो मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और ये दोनों देशों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान से जुड़ा हुआ मंदिर है। प्राविहर मंदिर 1000 साल से ज्यादा पुराना है। सोचिए, शिव मंदिर है जो कंबोडिया के डांगरेक माउंटेन्स पर मौजूद है। इस शिव मंदिर को 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच खमेर साम्राज्य के राजा यशोवर्मन और राजा सूर्यवर्मन ने बनाया था। ये वही राजा हैं जिन्होंने कंबोडिया का प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर भी बनवाया था जो करीब 950 साल पुराना है। खमेर साम्राज्य कंबोडिया और थाईलैंड, लाओस और वियतनाम तक फैला हुआ था, इसीलिए प्राविहर मंदिर में से इन सभी देशों के लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं। हर कोई एक्सेस चाहता है। प्राविहर मंदिर को लेकर मौजूदा विवाद की शुरुआत 20वीं शताब्दी के आरंभ से हुई थी। साल 1904 से 1907 के बीच कंबोडिया में फ्रांस का शासन था। उस वक्त थाईलैंड को सियाम कहा जाता था। फ्रांस, कंबोडिया और सियाम के बीच एक संधि हुई जिसके तहत फ्रांस ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा तय की। सीमा के बंटवारे के वक्त प्राविहर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बता दिया। साल 1954 में थाईलैंड ने प्राविहर मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसे अपना हिस्सा बताने लगा। फिर 1962 में कंबोडिया इसे मुद्दे को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में गया। कोर्ट ने इस केस में प्राविहर मंदिर पर कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया क्योंकि फ्रांस के बनाए मैप में मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया गया था। तब से ये विवाद चल रहा है। थाईलैंड ने फैसला तो स्वीकार किया, लेकिन तब से ही दोनों देशों के बीच ये मंदिर तनाव का कारण बना रहा। इस मंदिर और उसके क्षेत्र पर कब्जे को लेकर 2008 और 2011 में भी सैन्य झड़पें हो चुकी हैं। आज भी जिस इलाके में झड़प हुई है वो थाईलैंड का सीमावर्ती राज्य सीसाकेट और कंबोडिया के प्राविहर मंदिर का क्षेत्र ही है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस जंग की मुख्य वजह मंदिर विवाद है। साल 2008 में इस शिव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार किया गया और दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने कंबोडिया आते हैं। हालांकि थाईलैंड आज भी प्राविहर मंदिर पर अपना दावा करता ही करता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की जंग वहां पर छिड़ी हुई है। आखिर कंबोडिया और थाईलैंड कैसे हिंदू धर्म से जुड़े एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर, वहां पर जाकर पूजा करने को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं और नौबत युद्ध की आई हुई है। यह मंदिर देखिए, विश्व भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। प्राविहर मंदिर जो कि प्राचीन शिव मंदिर है, 1000 साल से पुराना ये मंदिर आज भी लोगों की आस्था, भावनाएं, विश्वास से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंदिर है कि दोनों ही देशों कंबोडिया और थाईलैंड को यह डर सताता रहता है कि दूसरा इस पर कब्जा कर लेगा, हमें वहां जाकर पूजा नहीं करने देगा। वैसे तो हम अपने देश में भी मंदिर को लेकर लड़ाइयां होते हुए देखते हैं, लेकिन दो देश एक हिंदू मंदिर पर इस तरह से भिड़े हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। और पहले लोग रिश्तों में भावना खोजते थे, अब फायदे की संभावना खोजते हैं। नमस्कार।